हाय एवरीवन। तो अपन ने 3 यूनिट कर लिए थे। आज अपन चौथा यूनिट कर रहे हैं जिसका नाम है कार्बन और इसके यौगिक, या अपन कह सकते हैं इंग्लिश में जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन क्या होता है। ठीक है, तो अपन ने आवर्त सारणी पढ़ी थी इससे पहले वाले यूनिट में, परमाणु सिद्धांत और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण वाले में अपन ने देखा था कि जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है, कहाँ पे आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर एक एलिमेंट पाया जाता है जिसे अपन कार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक 6 पर जो एलिमेंट होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 6 वाला जो का एलिमेंट होता है, उसको अपन ने क्या नाम दिया था? कार्बन नाम दिया था। तो अब अपन इसकी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस 1815। ठीक है, तो बर्जीलियस ने क्या किया था कि बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया था, जैव शक्ति सिद्धांत। कौन सा? जैव शक्ति सिद्धांत, यानी कि विट्टल फोर्स थ्योरी। इस सिद्धांत में इन्होंने बर्जीलियस ने क्या कहा था कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक पदार्थ, अब अपन कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? जो कि कार्बन से निर्मित हो या फिर जिनमें कार्बन जुड़ा हुआ हो, यानी ऐसे यौगिक जिनमें या ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित हो उसे अपन कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था? किसने? बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया था, जैव शक्ति वाला सिद्धांत। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनका निर्माण होता है वो जीवधारी स्रोतों से होता है, यानी कि जीवधारी स्रोतों से, यानी कि जो लिविंग सोर्स होते हैं, यानी कि जिनमें जो जीवित होती है उनसे ही कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ये किसने कहा था? बर्जीलियस ने कहा था। कब कहा था? 1815 में। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जैव शक्ति का सिद्धांत, जिनके अनुसार जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका निर्माण किनके द्वारा होता है? जीवधारी स्रोतों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको अपन कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और जो ऐसी मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अपन कार्बनिक यौगिकों या फिर कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, तो उसे अपन कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका अपन अध्ययन करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर अपन कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था होलर। ठीक है, वोहलर ने 1838 में क्या किया कि जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, कौन सा? विट्टल फोर्स थ्योरी, यानी कि जैव शक्ति सिद्धांत। इनके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किससे होता है? लिविंग सोर्स से या फिर जीवधारी स्रोतों से होता है। लेकिन जो वोहलर थे, वोलर 1838 में वोलर ने क्या कहा
कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका निर्माण अपन अकार्बनिक पदार्थों से कर सकते हैं। किससे? अकार्बनिक पदार्थ यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपन है जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। वोहलर ने क्या किया था कि जो इन्होंने बोला था कि अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कर सकते हैं, यानी कि अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो इन्होंने दो अकार्बनिक यौगिक लिए, कौन कौन से? पहला लिया अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और दूसरा उन्होंने लिया पोटेशियम साइनेट। क्या? पोटेशियम साइनेट। ठीक है, जब अपन अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट का मतलब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक तो निर्माण होता है अमोनियम सल्फेट का, सॉरी अमोनियम साइनेट का, और दूसरा निर्माण होता है पोटेशियम सल्फेट का। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि जो अमोनियम साइनेट है इसको यदि गर्म करते हैं, ठीक है, किसको? अमोनियम साइनेट को जब अपन गर्म करते हैं तो अपन को यूरिया प्राप्त होता है। ठीक है, यूरिया प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि जो यूरिया है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और जो अमोनियम साइनेट है वो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसके अपन रिएक्शन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि जैसे अमोनियम साइनेट, सॉरी अमोनियम सल्फेट लिया था अपन ने पहले, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन ने किसके साथ करवाई थी? पोटेशियम साइनेट के साथ, KCNO। ठीक है, जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को क्या प्राप्त हो रहा था? अमोनियम साइनेट यानी कि NH4CNO, 2NH4CNO प्लस K2SO4। ठीक है, अब जब अपन NH4CNO यानी कि अमोनियम साइनेट, क्या NH4CNO को जब अपन गर्म करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है? यूरिया प्राप्त होता है। ठीक है, NH2C डबल बॉन्ड O और NH2। कैसे? आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब नाइट्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और 2। हाइड्रोजन देखिए 4 है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4। तो अब पहले किसने कहा था? बर्जिलियस ने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका निर्माण अपन सिर्फ और सिर्फ किससे कर सकते हैं? लिविंग सोर्स से कर सकते हैं, यानी कि जीवधारी स्रोतों से कर सकते हैं। लेकिन बाद में एक वोहलर नाम का वैज्ञानिक आया 1838 में, उन्होंने क्या बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि केवल और केवल लिविंग फोर्स मतलब जो लिविंग सोर्स होते हैं उन्हीं से अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करें, ऐसा जरूरी नहीं है। अब अपन उन्होंने क्या बोला कि अपन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि जब अपन अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ गर्म करते हैं तो अमोनियम साइनेट प्राप्त होता है और साथ में पोटेशियम सल्फेट प्राप्त होता है। जब उन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो उनको यूरिया प्राप्त हुआ। तो यूरिया एक है जो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि क्या ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक पदार्थ है। तो इससे जो इनका विट्टल फोर्स थ्योरी थी यानी कि जे शक्ति सिद्धांत था उसका जो खंडन हो गया, यानी कि ये गलत साबित हो गया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जीवधारी स्रोतों से अपन इसका निर्माण नहीं कर सकते, यानी कि इसके अलावा भी अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी इसका निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि कार्बन परमाणु की विशेषताएं क्या क्या है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट है अपना कार्बन परमाणु की विशेषताएं।
कार्बन परमाणु की विशेषताएं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन कार्बन परमाणु की फर्स्ट विशेषता क्या लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी में कार्बन है जो कितने नंबर पे आता है, यानी कि कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो आवर्त सारणी में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6। यानी कि पीरियोडिक टेबल में इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 6। ठीक है, और जो इसका अपन प्रतीक बोल सकते हैं, यानी कि जो सिंबल है वो क्या है सी, बड़ा सी, या अपन यानी कि कार्बन को अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं सी के द्वारा। ठीक है, फिर इसका दूसरा जो गुण है वो ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, यानी कि कार्बन का अपन अब सिंबल क्या ले लिया सी ले लिया, तो मतलब इसका जो प्रतीक है वो क्या है सी है, तो अपन कार्बन को अब सी ही प्रेजेंट करें, मतलब सी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि सी से दर्शाएंगे। ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 1s2 2s2 2p2 क्यों है कि जो अब आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रॉन बढ़ते कैसे। ठीक है, जो एस कक्षक होता है, एस मतलब एस उपकोष होता है, उसमें अपन 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, और जो पी उपकोष होता है उसमें अपन 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और जो डी इलेक्ट्रॉन होता है उसमें अपन 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और एफ होता है उसमें अपन 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और अब अपन इलेक्ट्रॉनिक भरने का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने का मेथड है वो अपन पढ़े। तो जैसे सबसे पहले 1s में भरते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन 2s में भरते हैं। ठीक है, 2s के बाद अपन 2p में भरते हैं, उसके बाद अपन 3s में भरते हैं। ठीक है, ऐसे करके इनका क्रम चलता रहता है। तो अपन ने यहाँ पे भी क्या किया, पहले इसके कितने इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए आप कार्बन कितने नंबर पे है, परमाणु क्रमांक कितना है 6 है, तो सीधी सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। क्यों, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या भी 6 है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 6 है। तो अब अपन कह सकते हैं कि जो 1s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 आ गए, अधिकतम कितने होते हैं 2 होते हैं। अब जो 2s है उसमें भी ये भी s उपकोष है दूसरा है, तो इसका मतलब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब पीछे क्या बचा p बचा 2p में आप देख सकते हैं अधिकतम कितने 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसके 4 तो इलेक्ट्रॉन अपन भर दिए, पीछे कितने बचे 2, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 आएगा, यानी कि 1s2। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 1s2 2s2 और 2p2, यानी 1s2 2s2 2p2। अब अपन इसकी वैलेंसी देखते हैं, यानी कि जो कार्बन की संयोजकता है वो कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता या वैलेंसी है कितनी होती है 4 होती है। कैसे, क्यों, क्योंकि जो कार्बन का बाह्यतम कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। क्यों, जैसे ये कार्बन का नाभिक है, ठीक है, और इसका जो ये है अपन कह सकते हैं फर्स्ट सेल, और ये इसका सेकंड सेल, यानी कि प्रथम कक्षा और दूसरी कक्षा। अब इसकी जो प्रथम कक्षा होती है उसमें कितने होते हैं 4, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो प्रथम कक्षा है वो कितना होता है। अब इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अपन को कि कौन कौन सी कक्षा होती है कि L M N, और इनका जो मुख्य क्वांटम संख्या वो कितनी होती है 1
2 3 4। ठीक है, अब जब अपन अब जो इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है वो क्या होता है, 2n², यानी कि n का मतलब क्या हुआ, मुख्य क्वांटम संख्या। और जैसे अब अपन पहला सेल कौन सा होता है, k होता है, दूसरा कौन सा है, l है। ठीक है, तो अब अपन पहले सेल के लिए याद करें तो 2n² यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2, यानी कि पहले जो कोष प्रथम कोष होता है उसमें अपन कितने 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब अपन को ज्ञात करना है दूसरे कोष के लिए। ठीक है, तो दूसरा कोष L का मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि 2n², 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, तो 2 × 4 मतलब 8। ठीक है, यानी कि दूसरे कोष में अपन अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। इसी प्रकार अपन तीसरे और चौथे, इसके बाद 5वें, 6वें, 7वें, 8वें तक मतलब इससे आगे भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो कार्बन होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, किसके अनुसार, 2n² के अनुसार। अब पीछे कितने बच गए, 6 में से 2 के पीछे 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि दूसरे कोष में अपन इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, 4 भरेंगे। ठीक है, तो जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती है वही उसकी वैलेंसी होती है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। अब कार्बन को अपन 4 वैलेंसी में कैसे दर्शा सकते हैं, जैसे चारों जो इलेक्ट्रॉन मतलब चारों जो संयुक्ता है वो एकल संयोजी परमाणु से जुड़ी हो, एकल संयोजी परमाणु यानी कि सिंगल वैलेंस एटम से। जैसे मिथेन है, कौन सा, मिथेन, या अपन कहें मेथेन। जो मेथेन होता है उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, कितने, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो कार्बन की वैलेंसी है कितनी है, 4 है। ठीक है, यानी कि चारों जो परमाणु जुड़े हुए हो वो कैसे हो, एकल संयोजी हो, यानी कि सिंगल वैलेंस हो। ठीक है, या फिर क्या हो कि दो एटम तो हो सिंगल वैलेंस। ठीक है, यानी कि 2 जो परमाणु हो वो क्या हो, एकल संयोजी हो, और इसके साथ एक जो परमाणु है द्विज संयोजी हो, यानी कि एक जो परमाणु वो डबल वैलेंस हो। ठीक है, जैसे अपन ले ले CH2O, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो द्विज संयोजी होता है, कैसे, 2-। ठीक है, और हाइड्रोजन है जो एकल संयोजी है। इसकी अपन संरचना बनाए तो जैसे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए और एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो कितनी है, 2 है, और हाइड्रोजन जो सिंगल वैलेंस है। और आप देख सकते हैं कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 पूरी हो रही है, कैसे, 2 ये 4। ठीक है, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो दोनों परमाणु है वो द्विज संयोजी हो, यानी कि जुड़ने वाले जो दोनों से मतलब परमाणु होंगे, एटम होंगे, वो डबल वैलेंस हो, कैसे, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ जो दोनों ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो दो ऑक्सीजन जुड़े हुए, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी पूरी। ठीक है, अब इसके अलावा एक और तरीका है कि अपन क्या करते हैं कि जो कार्बन है उसके साथ एक तो सिंगल वैलेंस जोड़ दे, यानी कि एकल संयोजी। ठीक है, और उसके साथ क्या जोड़ दे अपन, एक त्रिसंयोजी परमाणु जोड़ दे, यानी कि ट्रिपल वैलेंस जोड़ दे, त्रिसंयोजी जोड़ दे, कैसे, जैसे HCN। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड में क्या होता है, कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है,
और एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, और हाइड्रोजन की है वो 1 होती है। तो कुल मिला के कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। तो अब अपन इसको 4 प्रकार से कार्बन के साथ संयोजकता है वो दर्शा सकते हैं। कैसे कि जो चारों संयोजकता है वो एकल हो, यानी कि एकल संयोजी परमाणु से जुड़ी हो, या जो चारों संयोजकता है वो दोनों द्विसंयोजी परमाणु से जुड़ी हो, या फिर क्या कहते हैं, जो चारों संयोजकता है वो एक तो एकल संयोजी और एक हो त्रिसंयोजी, या अपन कह सकते हैं कि जो दो तो एकल संयोजी और एक हो द्विसंयोजी। ठीक है, यानी कि जो कार्बन की संयोजकता है वो अपन 4 प्रकार से पूरी कर सकते हैं। कैसे, वो आपको मैंने बता दिया है। अब इसका जो अगला पॉइंट है, यानी कि जो अगली विशेषता है कार्बन परमाणु की, वो क्या है कि जो इसकी आकृति होती है, यानी ज्योमेट्री होती है या ज्यामिति होती है, यानी कि कार्बन की ज्यामिति है या फिर जियोमेट्री है, वो समचतुष्फलकीय होती है। कैसी, समचतुष्फलकीय या रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होती है। ठीक है, यानी कि जो कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति होती है या फिर जो जियोमेट्री होती है वो क्या होती है, समचतुष्फलकीय या फिर टेट्राहेड्रॉन होती है। अब समचतुष्फलकीय ज्यामिति में जो कार्बन परमाणु होते हैं उसके साथ जो जुड़ी चारों संयोजकता होती है, यानी जो संयोजकता को पूरी करने वाले जो परमाणु होते हैं वो चारों समचतुष्फलकीय के कोने पर होते हैं। यानी कि जो चारों संयोजकता है वो 4 कोनों पर होती है, और जो बीच का केंद्र बिंदु है, यानी कि मध्य का केंद्र बिंदु है, वहां पे कार्बन पाया जाता है। कैसे, और इन जो संयोजकताएं होती है, इन संयोजकताओं के मध्य का जो कोण होता है, यानी कि संयोजकता वाला जो बंद, यानी कि बंद बने होते हैं, उनके जो मध्य का कोण होता है वो 109.28 डिग्री होता है। कैसे, जैसे ये कार्बन परमाणु है, ठीक है, इसके साथ 4 संयोजकता जुड़ी होती है और किस प्रकार से, समचतुष्फलकीय रूप से, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, अब जैसे माना कि अपन हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, यानी कि मीथेन का उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। आप देखते हैं कि जो समचतुष्फलकीय ज्यामिति होती है उसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता है वो चारों कोनों पर उपस्थित होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, 4 कोने हो गए। ठीक है, इसके बाद इसने क्या कहा कि जो केंद्र बिंदु होता है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट होता है, वहां पे क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। ये कार्बन उपस्थित है। अब इसने तीसरी बात एक और बोली कि जो इनके संयोजकता वाले जो परमाणु जुड़े होते हैं, चारों संयोजकता वाले परमाणु होते हैं, उनके बीच का जो कोण होता है वो 109.28 होता है, यानी कि 109.28 होता है। ठीक है, तो ये था इसका अगला पॉइंट। इसके बाद यानी कार्बन परमाणु की एक विशेषता थी। अब बंद कोण क्या होता है, बंद कोण क्या होता है, बंद कोण यानी बंद कोण अपन परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे कि दो निकटवर्ती बंधों के बीच की जो कोण है, यानी कि निकटवर्ती बंधों के मध्य का जो कोण है उसी को अपन बंद कोण कहते हैं। जैसे ये 2 निकटवर्ती बंध है, इनके मध्य का कोण कितना है, 109.28। ये कोण होंगे तो इनके बीच का भी यही होगा, मतलब इन चारों जो चारों संयोजकता है उनके चारों के मध्य का जो बंद कोण होगा वो सेम होगा, कितना होगा, 109.28। ठीक है, इसके बाद कार्बनिक की एक और बड़ी विशेषता होती है, वो होती है संकलन का गुण। ठीक है, यानी कि कार्बन की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो होती है संकलन का गुण। संकलन का गुण यानी कि जो कार्बन है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी दर्शाता है। कैटिनेशन यानी कि ये श्रृंखला बनाता है। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे अपन देखते हैं कि जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन क्या होता है, कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और इसके साथ जो हाइड्रोजन की संख्या है, जैसे ये 1 2 3 और 4,
4 तो हो गए कार्बन। अब इन चारों कार्बन की अपन को संयोजकता कितनी करनी है, 4 4 करनी है, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, इसमें 2 जुड़ी हुई पहले से ही, 2 और जोड़ देते हैं। इसमें भी 2 पहले से ही है, 2 और कर देते हैं। इसमें 1 पहले से ही है, तो अपन कितने करेंगे, 3 करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये कार्बन की श्रृंखला है ये कैसी है, अशाखित है, यानी कि ये अशाखित श्रृंखला है, नॉन ब्रांच्ड चेन, या अपन कहें अनब्रांच्ड चेन। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखते हैं, जैसे आइसोब्यूटेन ले ले, आइसोब्यूटेन ले। आइसोब्यूटेन क्या होता है कि जो एक CH3 यहाँ पे होगा, ठीक है, ये इसकी 3 संयुक्त है, फिर ये कार्बन के साथ जुड़ी होती है, इसकी भी 3 संयुक्त है। ठीक है, अब ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, H। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4, ये हो गया आइसोब्यूटेन। अब आप इसमें देखते हैं कि एक तो ये मेन श्रृंखला कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, इसके साथ एक श्रृंखला और जुड़ी हुई है, यानी कि ये कैसे है, शाखित श्रृंखला है, यानी कि ब्रांच्ड चेन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में यहाँ पे कार्बन है जो एक लंबी श्रृंखला बना रहा है, यानी कि चेन बना रहा है, वो अशाखित है, यानी कि उसमें कोई ब्रांच नहीं हुई है, यानी कि शाखाएं नहीं निकली हुई है। लेकिन जो दूसरा उदाहरण है आइसोब्यूटेन, उसमें आप देखते हैं कि जो कार्बन श्रृंखला है उसमें एक ब्रांच निकली हुई, यानी कि शाखा निकली है। इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको अपन शाखित श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अब अपन लेते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन मतलब चक्रीय। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन होंगे वो चारों, एक साइक्लिक रिंग बनाएंगे, यानी कि चक्रीय वलय बनाएंगे। ठीक है, इसमें कितनी 2 संयुक्ता पहले से ही है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पे भी 2 पहले से, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पे भी 2 पहले से, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है वो अलग अलग रूपों में पाया जा रहा है, यानी कि इनका जो कार्बन का गुण है वो अपन क्या पढ़ रहे थे, श्रृंखलन का गुण। ठीक है, यानी कि कैटिनेशन पढ़ रहे थे कार्बन का। तो अब आप इसमें देखते हैं कि जो कार्बन है यहाँ पे तो एक अशाखित श्रृंखला, यानी कि नॉन ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड चेन के रूप में है। लेकिन दूसरे उदाहरण में आइसोब्यूटेन में आप देखते हैं कि जो कार्बन है वो ब्रांच्ड चेन के रूप में है। लेकिन जो तीसरे उदाहरण में अपन देखते हैं वहां पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो एक वलय के रूप में पाया जा रहा है, या फिर अपन बोल सकते हैं उसको एक चक्रीय यौगिक के रूप में पाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे कार्बन की अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, यानी कि कार्बन है वो एक संकलन का गुण दर्शाता है, उनमें अलग अलग श्रृंखलाएं, मतलब ये कार्बन है वो अलग अलग श्रृंखलाएं बना सकता है। अब अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं, यानी छठा पॉइंट, जिसमें अपन कहते हैं कि जो कार्बन है वो कार्बन के साथ जुड़कर कार्बन के साथ एकल, द्वि या त्रिबंध बनाता है। कैसे, यानी कि जो कार्बन है वो कार्बन के साथ यदि जुड़ता है वो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा या फिर पाई बॉन्ड के द्वारा, तो वो यदि सिग्मा बॉन्ड है तो एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक है, यदि पाई के साथ जुड़ रहा है तो वो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा। किस प्रकार से, जैसे ये कार्बन है और यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसको अपन कहते हैं एल्केन। ठीक है, और इसकी चारों संयुक्ताएं है वो फ्री है, बाकी वाली 3। ठीक है, यानी कि एल्केन। ठीक है, अब जब 2 कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो, कितनी 2 संयुक्ता बाकी रह गई,
तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको अपन कहते हैं एल्कीन। यानी कि जब दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो तो इसको अपन एल्कीन कहते हैं। और जो डबल बॉन्ड का मतलब पूर्व लग्न है, सॉरी अनुलग्न है, वो होता है इन। यानी कि जब डबल बॉन्ड जुड़ आए तो उसके जो यो संरचना होती है उसका नाम लिखने के बाद अपन उसके पीछे इन लगाते हैं, यानी कि एल्कीन। ठीक है, ये हो गया एल्कीन। उसके बाद यदि कार्बन 3 बंधों से जुड़ा हुआ हो, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो उसको अपन कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। यानी कि यदि 3 बंध युक्त हो कोई यौगिक तो उसके पीछे अनुलग्न के रूप में अपन आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइन। ठीक है, यानी कि ये हो गया एल्काइन। फिर इसके बाद एक अगला कार्बन का गुण होता है, वो गुण ये होता है कि जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बनाता है उस यौगिक को अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन के साथ किसी भी प्रकार के यौगिक बनाता है तो उस प्रकार के यौगिक को अपन हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोकार्बन का निर्माण किस प्रकार से होता है कि जैसे कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एक, यानी कि सॉरी बाह्यतम कोश में 4 होते हैं। ठीक है, कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन जो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन है वो कितने? 6 है, 4 है। तो हाइड्रोजन का जो संयोजक कोश होता है उसमें कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में साझेदारी करते हैं, यानी कि ये आपस में साझेदारी करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है उसको अपन कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। और जो सहसंयोजी बंध होता है उसमें आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन दोनों के अंतर परमाणुविक बल यानी कि अंतर आणविक बल यानी कि इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेज से, यानी इनके ऊपर जो इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेज होगा वो नहीं लगेगा। इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है जो कम होता है, यानी कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो कम होता है। चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री है इसलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक या अपन कहें ये जो कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, जैसे अब अपन इसको सहसंयोजक बंध को अपन समझें तो कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया, H2 का अपन निर्माण कैसे होता है उसको अपन समझते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो अब अपन इसको यहाँ क्या करवाना है? सहसंयोजक बंध का निर्माण करवाना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो दोनों परमाणुओं के साझेदारी से होगा, यानी कि इनका शेयरिंग होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोजन इस प्रकार से और ये हाइड्रोजन इस प्रकार से दोनों जुड़ते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी से एक बंध का निर्माण हो जाता है, जिस बंध को अपन कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी कि सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी कि सच बॉन्ड्स, यानी कि सच बॉन्ड्स which are formed by sharing of one electron pair between two atoms
आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ऐसा बंध, या अपन कह सकते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है, तो वो बंध जिसमें दो इलेक्ट्रॉन यानी कि दो परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से यानी कि शेयरिंग से यदि उस बंध का निर्माण हो रहा है तो उस बंध को अपन सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।